हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लोडेड पर। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 39 सबसेक्शन 3, जिसमें सी ट्रांजिट की बात की गई है। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं आज सबसेक्शन 3। वेयर द गुड्स हैव टू बी सेंट बाय sea transit, where insurance is usual, the seller should give to the buyer such notice as will enable him to insure the goods. जहाँ पर गुड्स भेजी जाती हैं सेलर के द्वारा बायर को, जिसमें सी रूट इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर सेलर के द्वारा एक ऐसा नोटिस दिया जाना चाहिए बायर को कि वो गुड्स को इंश्योर करा ले। If the seller fails to do so, the goods shall be at his risk during the sea transit. अगर सेलर ऐसा करने में फेल हो जाता है, मतलब कि सेलर ऐसा नहीं करता है, तो जो गुड्स होंगी वो ट्रांजिट के दौरान सेलर के रिस्क पर होंगी, ना कि बायर के। Contracts involving sea routes, contracts which usually involve sea routes and which are known as international sales are of three kinds. ये three kinds के होते हैं: free on board, FOB, coast insurance and freight, CIF and ex-ship contract. पहले देखते हैं FOB contracts. FOB means free on board. The seller has to place the goods on board a ship at his own expenses. He has only to bear the expenses of loading the goods. सेलर को शिप पर बोर्ड करनी होती है गुड्स अपने ही खर्चे पर। उसे सिर्फ मतलब गुड्स को शिप पर पहुंचाने तक का खर्चा बियर करना होता है, मतलब उठाना होता है। देर आफ्टर द गुड्स आर एट द बायर से, उसके बाद जो रिस्क होता है गुड्स का वो बायर पर चला जाता है। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्राइट इंश्योरेंस एंड सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, और बायर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है फ्राइट इंश्योरेंस एंड सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस के लिए, मतलब उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो बायर के द्वारा दिए जाएंगे। हैमिल्टन LG सेज, इन्होंने कहा है, द सेलर पुट्स द गुड्स सेफली ऑन बोर्ड, pays the charge of doing so, and for the buyer's protection gives up possession of them to the ship only upon the terms of a reasonable and ordinary bill of lading or other contract of carriage. सेलर जो है वो शिप पर बोर्ड कर देता है आराम से, मतलब सेफली गुड्स को मतलब शिप पर चढ़ा देता है, एंड द चार्ज ऑफ डूइंग सो एंड फॉर द बायर्स प्रोटेक्शन, और मतलब उसका चार्ज उठाता है वो। फिर बायर की प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ टर्म्स बनाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कैरियर के साथ, जिससे जो मतलब जो गुड्स हैं वो सेफली बायर के पास पहुंच सके। देयर इज कॉन्ट्रेक्चुअल लिएबिलिटी एज सेलर केसेस, वहाँ पर उसकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल लिएबिलिटी होती है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उसकी लिएबिलिटी खत्म हो जाती है। एंड डिलीवरी टू द बायर इज कंप्लीट सो फार एज ही इज कंसर्न। अंडर अ फ्री ऑन रेल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक फ्री ऑन बोर्ड भी होता है और एक होता है फ्री ऑन रेल कॉन्ट्रैक्ट। अंडर अ फ्री ऑन रेल कॉन्ट्रैक्ट FOR, द सेलर अंडरटेक्स टू डिलीवर द गुड्स इनटू रेलवे वैगन एट हिज ओन एक्सपेंसेस, मतलब कि वो रेलवे तक अपने पास रेलवे में चढ़ा देता है, अपनी तरफ से जो भी खर्चा होता है वो करके गुड्स को रेलवे में चढ़ा देता है। एंड टू मेक सच कॉन्ट्रैक्ट विद द रेलवे ऑन बिहाफ ऑफ द बायर एज इज रीजनेबल इन द सर्कमस्टांसेस, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है रेलवे के साथ जो रीजनेबल होता है सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। प्राइमा फेसिई, द टाइम ऑफ डिलीवरी FOR फिक्स्ड द पॉइंट एट विच प्रॉपर्टी एंड रिस्क पास टू द बायर एंड द प्राइस बिकम्स पेएबल। FOR में फिक्स कर दिया जाता है टाइम, और रिस्क जो होता है वो बायर के पास चला जाता है, और बिग प्राइस भी उसे पे करना होता है। अब है इसमें केस देख लेते हैं, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अ ट्रांसफॉर्मर वाज लोडेड ऑन अ रेलवे वैगन अंडर एन FOR कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रॉपर्टी वाज हेल्ड टू हैव पास्ड एट दैट मोमेंट। यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर था वो रेलवे वैगन में चढ़ा दिया गया FOR कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, एंड द प्रॉपर्टी वाज हेल्ड टू हैव पास्ड एट दैट मोमेंट। The consignee then became the owner and he could claim from the insurer the amount of damage caused en route, though the insurance was affected by the consignor. यहाँ पर जो बायर था उसे मतलब उसने अगर जो गुड्स है उनका इंश्योरेंस करा रखा है तो वो
इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है अगर कुछ भी गुड्स को हार्म हो जाता है तो। द कंसाइनर्स असाइनी हैज़ नो राइट इन द गुड्स आफ्टर दैट टाइम नॉर इन द इंश्योरेंस अमाउंट। जो सेलर होता है उससे कोई भी राइट नहीं होता है जब उसने रेलवे वैगन में चढ़ा दिया और वो ऐसा मान लिया जाता है कि वो बायर को दे दिया है, तो उसके बाद सेलर का कोई भी राइट नहीं होता है और उसका कोई भी अमाउंट नहीं होता है इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस में उसका कोई भी अमाउंट नहीं होता है। प्रॉपर्टी पासिस टू द बायर एज सुन एज द गुड्स आर पुट ऑन बोर्ड द शिप। प्रॉपर्टी पास हो जाती है बायर के जैसे ही जो गुड्स हैं वो बोर्ड कर दी जाती हैं शिप पर। दिस विल बी सो इवन इफ द गुड्स आर नॉट स्पेसिफाइड और असर्टेन। द प्रॉपर्टी विल नॉट पास टू द बायर इफ बाय द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स द सेलर हैज रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल। प्रॉपर्टी को ये नहीं माना जाएगा कि वो बायर के पास चली गई है अगर जो सेलर है उसने शिपिंग डॉक्यूमेंट में जो राइट ऑफ डिस्पोजल है वो रिजर्व पहले से ही कर लिया है। हमने ये पढ़े थे राइट ऑफ डिस्पोजल वगैरह पहले वीडियोस में, आप मेरी चैनल पे जाके एक बार देख सकते हैं। In an FOB contract, the buyer cannot ask the seller to send him freight prepaid bills of lading, and then only he would be entitled to payment through the letters of credit. FOB कॉन्ट्रैक्ट में बायर ये नहीं डिमांड कर सकता है कि सेलर ने जो भी लैडिंग के बिल्स हैं वो पहले सेंड करे और उसके बाद ही वो पेमेंट करेगा। द बायर कैन नॉट डिमांड डिलीवरी ऑफ द गुड्स अदरवाइज देन ऑन बोर्ड द शिप। बायर डिमांड नहीं कर सकता है डिलीवरी की अदरवाइज देन बोर्ड ऑन शिप। इसमें एक केस है मैन स्पाइनिंग कंपनी वर्सेस शटलिफ एंड कंपनी। द बायर्स वांटेड टू ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ वुड बिफोर इट वाज लोडेड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑन शिप बाउंड फॉर अमेरिका। बायर्स को डिलीवरी पहले ही चाहिए थी वुड की। It was held that the sellers are entitled to load them because conditions in an FOR contract are for the benefit of both the parties and therefore cannot be unilaterally waived. तो इसमें ये कहा गया कि जो सेलर है वो मतलब वे एंटाइटल है कि वो FOR कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करे बिकॉज इसमें दोनों पार्टीज का फायदा है और ऐसे ही कोई भी वेव नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को बिना दूसरे की सहमति से। इट वॉज स्टेटेड in Taylor versus Oaks, Ron Coroni and Company, it is a long-established rule of law that a contracting party who, after he has become entitled to refuse performance of his contractual obligations, gives a wrong reason for his refusal, does not thereby deprive himself of a justification which in fact existed whether he was aware of it or not. ये था हमारा FOB कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी इसमें हमने FOR कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा। ये सी ट्रांजिट का पहला कॉन्ट्रैक्ट था, इससे सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है CIF कॉन्ट्रैक्ट। द इनिशियल CIF इंडिकेट दैट द प्राइस इज टू इंक्लूड कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट। CIF कॉन्ट्रैक्ट ये बताता है कि प्राइस में इंक्लूड होएगा कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट, तीनों चीज़ इसमें इंक्लूड होंगी। एंड अनॉर्मस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन वैल्यू अकॉर्डिंग टू अनटोल्ड सम्स आर कैरिड आउट एवरी ईयर अंडर CIF कॉन्ट्रैक्ट। CIF कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं एवरी ईयर। द ड्यूटीज ऑफ द सेलर अंडर अ CIF कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन थस स्टेटेड बाय लॉर्ड एटकिंसन इन जॉनसन वर्सेस टेलर ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड। द सेलर इन द absence of any provisions to the contrary is bound by his contract to do the following things। कोई भी मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो जो सेलर होगा वो मतलब जो आगे हम बताएंगे ये थिंग्स करने के लिए लायबल होगा। फर्स्ट, टू मेक एन इनवॉइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, इनवॉइस बनाना चाहिए। सेकंड, टू शिप एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शंस कंटेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई है वो ही शिप करनी चाहिए। थर्ड, टू प्रोक्यूर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्राइटमेंट अंडर विच द गुड्स विल बी डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन कंटेम्पलेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ, टू अरेंज फॉर एन इंश्योरेंस अपॉन द टर्म्स करंट इन द ट्रेड विच विल बी अवेलेबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द बायर, मतलब सेलर को ऐसा इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसमें बायर का भी बेनिफिट हो। फिफ्थ, with all reasonable dispatch to send forward and tender to the buyer these shipping document, namely the invoice, the bill of lading
एंड द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। मतलब ये सारी चीज़ें बायर को देनी होंगी। इफ़ द सेलर फेल्स टू डिलीवर द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स विद इन अ रीजनेबल टाइम, दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो सेलर है वो डिलीवरी नहीं मतलब अगर डिलीवर नहीं करता है वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब विद इन अ रीजनेबल टाइम, इज ये कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म मान लिया जाएगा। द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट इंक्लूड द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस एंड नॉट मेयरली द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। जो शिपिंग डॉक्यूमेंट हो गए उसमें पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस का होना ज़रूरी है, सर्टिफिकेट इंश्योरेंस नहीं चलेगा। द ड्यूटी ऑफ द सेलर इज टू सिक्योर अ पॉलिसी विद ओनली सच टर्म्स एज आर यूजुअल इन द ट्रेड। जो मतलब ट्रेड में चल रही होगी उसी के यूजुअल लेने चाहिए टर्म्स। इफ द बायर रिफ्यूजेस टू रिसीव द डॉक्यूमेंट्स वैंडली टेंडर्ड, दैट इज अ ब्रीच ऑन हिज पार्ट। अगर वो डॉक्यूमेंट्स लेने से मना कर देता है बायर, तो वो जो ब्रीच होगी वो उसके पार्ट से होगी। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes to the buyer on the delivery of documents. डिफरेंस बिटवीन FOB एंड CIF कॉन्ट्रैक्ट, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। इन FOB प्रॉपर्टी passes when the goods are put on board a ship। प्रॉपर्टी जब भी पास हो जाती है जब गुड्स को शिप पर बोर्ड करा जाता है। बट इन CIF प्रॉपर्टी passes when the documents are tendered and the buyer receives them by paying the price। मतलब डॉक्यूमेंट्स को भेज दिया जाता है और जो बायर होता है वो प्राइस पे करने के बाद उन्हें रिसीव करता है। इसमें केस है रोज टी स्मिथ एंड कंपनी वर्सेस TD Bailey एंड कंपनी लिमिटेड। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड that a notice to the buyer that the goods have been appropriated and shipped to which the buyer assented did not have the effect of passing property to the buyer। जहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस केस में ये कहा था कि जो बायर है वो मतलब बायर के पास एक नोटिस दिया गया कि गुड्स जो हैं वो यहाँ से मतलब शिप कर दी गई हैं और इस जो नोटिस होगा उसमें ये इफेक्ट नहीं होगा कि वो पासिंग प्रॉपर्टी टू द बायर मान लिया जाए। अंडर अ CIF कॉन्ट्रैक्ट prima facie the property in the goods passes when the documents are tendered by the seller to the buyer और इस एजेंट एज रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। CIF कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर्टी तब माना जाएगा कि बायर के पास शिप हो गई है मतलब कि डिलीवर हो गई है, तब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बायर के पास पहुंच जाएंगे या उसके एजेंट के पास। The appropriation of the goods to the contract by itself would not be such as to pass the property in the goods if it appears or can be inferred that there was no actual intention to pass the property। जब डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे मतलब प्रॉपर्टी के डिलीवर होने के, लेकिन जहाँ पर ये इंटेंशन नहीं होगा कि जो प्रॉपर्टी है उसे डिलीवर कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर CIF कॉन्ट्रैक्ट में मतलब वो CIF कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। CIF कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऐसा कहा जाता है कि जो CIF कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। देखते हैं कैसे। द बायर हैज़ टू पे एंड रिसीव द डॉक्यूमेंट्स विदाउट वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द गुड्स। बायर को पे करना होता है और डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने होते हैं जब तक कि गुड्स उसके पास तक पहुंचती भी नहीं है, उससे पहले ही। इट इज़ नो डिफेंस फॉर हिम टू से दैट ही हैज़ नॉट एग्जामिन द गुड्स और दैट दे हैव बीन लॉस्ट। उसके लिए ये कोई भी डिफेंस नहीं होता है कि उसने अभी तक गुड्स देखी भी नहीं है और एग्जामिन भी नहीं की है। ही हैज़ टू पे द प्राइस इन द सेम मैनर एज ही वर बाइंग द डॉक्यूमेंट्स ओनली। उसे उसी मैनर में गुड्स मतलब जो पे करना होता है प्राइस वो देना होता है जैसे कि वो ओनली डॉक्यूमेंट्स ही खरीद रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ समटाइम्स सेड दैट अ CIF कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि जो CIF कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। That doesn't mean that a CIF contract is a sale of documents and not goods। इसका मतलब ये नहीं है कि जो CIF कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स है और गुड्स का उसमें कोई भी पार्ट नहीं है। इट कंटेम्पलेट्स द ट्रांसफर ऑफ एक्चुअल गुड्स इन द नॉर्मल कोर्स, बट इफ द गुड्स आर लॉस्ट द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द बिल ऑफ लैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट इज द राइट्स अंडर दैम आर टेकन टू बी इन अ बिजनेस सेंस द इक्विवेलेंट ऑफ द गुड्स। इसमें जो है बिल ऑफ लैंडिंग और इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से ही बायर के पास पहुंच जाती है, तो अगर सी रूट में कुछ भी मतलब जो गुड्स हैं वो लॉस्ट भी हो जाती हैं तो बायर के पास इंश्योरेंस लेने का क्लेम होगा। अकॉर्डिंग टू चार्मर्स सेल्स ऑफ गुड्स, ये चार्मर्स की एक बुक है सेल्स ऑफ गुड्स, दैट अ CIF इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट और नॉट लॉस्ट।
ये एक सेल होती है इंश्योर्ड गुड्स की, चाहे वो खोएं या ना खोएं। इसके बाद है एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट्स, ये लास्ट टॉपिक है आज का। अंडर एन एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट द सेलर हैज़ टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। इसमें जो सेलर होता है उससे बायर को जहाँ पर उसने डेस्टिनेशन बताई है, मतलब कि जहाँ पर गुड्स डिलीवर करने की जगह है वहीं पर देनी होती है। इन द केस ऑफ अ सेल एक्स शिप, द सेलर हैज़ टू cause delivery to be made to the buyer from a ship which has arrived at the port of delivery and has reached a place therein which is usual for the delivery of the goods of the kind in question. इसमें केस है यंग से, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, यंग से इंश्योरेंस एसोसिएशन वर्सेस लुकमन से। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ लॉड्स वर शिप्ड ऑन बोर्ड एट कोलंबो। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट दे दी गई थी। इट वॉज डिस्चार्ज्ड एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन एंड वॉज लॉस्ट इन अ गेल। द सेलर हैड इंश्योर्ड द टिम्बर एंड द बायर सॉट टू एनफोर्स द पॉलिसी। मतलब जो सेलर ने उसने इंश्योर कर रखा था और बायर ने पॉलिसी क्लेम की। इट वॉज हेल्ड दैट ही कुड नॉट डू सो। एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस द टिम्बर वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर एंड नॉट ऑफ द बायर। टिम्बर के टाइम जो प्रॉपर्टी थी वो सेलर की थी, ना कि बायर की। But in an ex-ship contract, the property passes on delivery at the port of destination. ex-ship contract में डिलीवरी बायर को तब मानी जाती है तब जब जो डेस्टिनेशन बायर ने बताई है वहाँ तक गुड्स पहुँचा दी जाती हैं। द बायर हैड नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट व्हेन द गुड्स वर शिप्ड। मतलब बायर का इसमें कोई भी पार्ट नहीं होगा इंश्योरेंस में। Whether a particular contract is an ex-ship contract or a CIF contract does not depend upon the terminology used by the parties but upon the essence of the transaction. मतलब अब एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्स-शिप होगा या CIF कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड नहीं करेगा पार्टीज की, बल्कि जो ट्रांजेक्शन है वो किस वे में की गई है उस पर डिपेंड करेगा। द ट्रू इफेक्ट ऑफ ऑल इट्स all its terms must be taken into account, though of course the description CIF must not be neglected. डिस्क्रिप्शन है वो CIF की, वो भी नेग्लेक्ट नहीं कर दी जाती है, मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड। आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 40 डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, सेक्शन 41, सेक्शन 42। इस चैप्टर में जितना भी बचा है हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।